बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आपने मुझे ये कहा था कि ये क्वेश्चन नंबर 7 मैं करवाऊँ आपको 30.3 का। शायद मैंने यार इसलिए नहीं करवाया होगा क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या मैंने आपको वैल्यूज़ बताई थी कॉस टैन और इस तरह, तो मैंने कहा होगा कि सिर्फ इसको पुट कर लीजिए। इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में कुछ ख़ास नहीं है सिवाय इसके कि आपने वैल्यूज़ पुट करके इसको एवेल्यूएट करना है। सिर्फ उसकी जो हतमी वैल्यू है यानी फाइनल उसका आंसर आपने लिखना है। ठीक है, इसके लिए बेटा टेबल याद कीजिए कॉस, साइन और टैन की वैल्यूज़ का। ठीक है, हम साइन से शुरू करते हैं। ठीक है जी, साइन 0 पे 0 होता है। ठीक है, ये मैंने आपको करवाया होगा ये वाला काम। साइन 0 पे 0 होता है। 0 से अगली वैल्यू हम लेते हैं 30, उससे अगली वैल्यू लेते हैं 45 एंड देन वी टेक 60 एंड देन कम्स 90। ठीक है, और फिर ये पाई के मल्टीपल पे ही चलता जाता है। अच्छा, अब एक और चीज़ समझिए, अगर आप इसको ये देखिए, ये जो है ना, ये डिग्रीज़ में है। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर आप इसे रेडियंस में लिखो, रेडियन जो है वो ऐसा यूनिट है एंगल को मेजर करने के लिए। ठीक है, रेडियन क्या होता है, आप डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यानी अगर आपने 30 डिग्री का आंसर निकालने हैं तो आपके पास 30 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, 30 इंटू पाई बाय 180। तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आंसर पाई बाय 6। ठीक है, तो इसी तरह देखिए 0 तो 0 ही होगा। ठीक है, 0 को आप 0 ही लिखोगे। ठीक है, 0 रेडियंस, फिर उसके ऊपर डिग्री का साइन सिर्फ नहीं लगेगा। 30 को आप लिख सकते हो पाई बाय 6। 45 का इसी तरह आंसर निकालोगे तो दैट विल कम आउट टू बी पाई बाय 4, और ये पाई बाय 3 होता है, और 90 आपके पास आ जाएगा पाई बाय 2। इसी तरह अगर 180 पे बात होगी तो 180 को कंप्लीट पाई होता है। ठीक है, ठीक है जी। जब अब आपको ये पता चल गया है तो हम इस पे यानी साइन 0 पे 0, साइन पाई बाय 6 पे या फिर साइन 30 पे वैल्यू लेता है। अच्छा, इसके अलावा रफ में एक बात समझिए, साइन और कॉस के लिए पहले हम बात कर रहे हैं। ठीक है, साइन और कॉस के सिर्फ 2 वैल्यूज़ होंगी, एक वैल्यू तो सेम होगी। एक वैल्यू 1/2, एक वैल्यू √3/2। ये जो 1/2 है दिस इज़ 0.5। ठीक है, इसका आंसर आता है ना 1/2 हाफ है, तो हाफ क्या होता है 0.5। अच्छा, ये दिस कम आउट टू बी 0.83 समथिंग। ठीक है, तो ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है। एंगल्स का कंपैरिजन किस किस का होता है, 30 का और 60 का। साइन देखिए, साइन सिंपल फंक्शन है। ठीक है, ये आपने अपने ज़हन में रखना है। साइन, S फॉर साइन, S फॉर सिंपल, C फॉर कॉस, C फॉर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। साइन आसान सिंपल फंक्शन है छोटी वैल्यू पे, यानी हम तो 2 एंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं, 30 को और 60 को। मैं इसको इनसर्कल कर देती हूँ सो दैट हमें समझ आए कि हम किस किस 2 एंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है जी, अब 30 को और 60 को आप कंपेयर कर रहे हो। 30 एज़ कम्पेयर टू 60 इज़ स्मॉल। ठीक है, तो स्मॉलर एंगल पे यानी साइन छोटे एंगल पे छोटी वैल्यू लेगा, यानी साइन 1/2 होगा, और बड़ी वैल्यू पे 60 पे √3/2 होगा। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। साइन 0 बहुत छोटा है। ठीक है, तो 0 पे 0, 90 मैक्सिमम वैल्यू साइन की क्या होती है, 1 होती है। मैंने आपको बताया होगा, ग्राफ मैंने आई हैव ड्रॉन इट मैनी अ टाइम्स। ठीक है, क्या होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये 0 है, ये 1 है और ये -1 है। ठीक है, इसके अंदर ही जो है ना साइन की वैल्यू वो फ्लक्चुएट करती है। अब 0 पे यानी यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, 0 पे 0 है, फिर एक वैल्यू आएगी उस पर, मैक्सिमम हो जाएगा 90 पे। ठीक है, 1, और 180 पे फिर से 0। ठीक है, और इसी तरह 270 पे -1 हो जाता है। ठीक है, आप सिर्फ ये याद रखोगे कि साइन जो है वो यहाँ से लाइन से शुरू हो रहा था, तो साइन 0 पे क्या है, 0 है, और मैक्सिमम 90 पे है। ठीक है, ये बात हो गई। कॉस पे चलिए, कॉस 0 के लिए उल्टा। ठीक है, कॉस कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है ना, कॉस का ग्राफ बनाते हैं, कॉस यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, दे आर ऑलमोस्ट सेम, दोनों फंक्शंस वेव फंक्शंस हैं, लेकिन क्या है, सिर्फ उनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है, बिगिनिंग पॉइंट वो डिफरेंट है।
साइन 0 पे 0 था, कॉस 0 पे 1, अभी मैक्सिमम 1 तक जाता है और 0 यहाँ -1, ठीक है। 1 और -1 के दरमियान ये फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है। अब मैक्सिमम यानी 0 पे 1 है तो 0 पे 1, तो 90 पे ऑटोमेटिकली 0, ठीक है। अब बात फॉलो कर रहे हो, क्या हुआ, 0 साइन 0 पे 0, 90 पे 1, तो कॉस 0 पे 1 और 90 पे 0, यानी वैल्यूज़ इंटरचेंज हो गई। अब आपने क्या करना है, कॉस 30 छोटे एंगल पे बड़ी वैल्यू लेता है। बड़ी वैल्यू कौन सी थी, √3/2। कॉस बड़े एंगल पे छोटी वैल्यू लेता है। छोटी वैल्यू कौन सी थी, 1/2। अब आप कहोगे मिस आपने ये 45 तो लिखा नहीं, या भूल गए आप। मैं भूली नहीं हूँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि 45 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 45 कॉस 45 और साइन 45 सेम होते हैं, ठीक है। और वो क्या होती है, 1/√2, 1/√2। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, ओवरऑल सारी चीज़ें याद रखने के लिए आपने 3 वैल्यूज़ याद करनी है। एक 1/2 यानी आधा, एक √3/2, ठीक है। ये अब आपने बड़े साइन की बारी, छोटे एंगल को छोटी वैल्यू देनी है, बड़े एंगल को बड़ी वैल्यू देनी है। कंपेयर किसको करें, 30 और 60 को। साइन सिंपल फंक्शन है, 0 पे 0, 90 पे मैक्सिमम 1, ठीक है। कॉस कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, मिनिमम वैल्यू पे 0 पे 1 और 90 पे 0। कॉस कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, छोटे फंक्शन पे बड़ी वैल्यू, छोटे एंगल पे बड़ी वैल्यू, बड़े एंगल पे, बड़ा एंगल 60 था उस पर छोटी वैल्यू थी ना ये 0.5, और 0.83 इज़ कंपैरेटिवली लार्जर। और दोनों ही 45 पे 1/√2 होते हैं। अब देखिए एक चीज़ और याद रखने के लिए, जो कॉमन वैल्यू है उसमें √2 आ रहा है, ठीक है, वरना दोनों के नीचे 2 है, ठीक है। ये जो दो वैल्यूज़ हमने ली थी, दोबारा यहाँ लिख देती हूँ कहीं कि 1/2 है, √3/2 है, ठीक है। तो जो दो वैल्यूज़ जिनको हम कंपेयर कर रहे थे बड़ी और छोटी के लिहाज से, वो दोनों ही नीचे √2 के बगैर है, यानी 2 है अकेला। और जो बाकी बचने वाली वैल्यू है वो कौन सी, √2 के साथ है, ठीक है। यानी अब बेटा अगर आपको कोई कहेगा cos π/4 पे बताइए, तब भी π/4 यानी 40 पे 1/√2, cos π/2 पे 0, cos π/3 पे 1/2, π/6 पे इस तरह, ठीक है। 60 पे पूछ ले, 30 पे पूछ ले, या इन एंगल्स पे पूछ ले, ठीक है। इनको कन्वर्ट कर सकते हो आप, बहुत आसान है, अपने जहन में याद कर ली, थोड़ा सा सोच लीजिए। 30 और नीचे 180 आ रहा है, तो 30 को अगर 3 को आप 18 में डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो π/6 आ जाएगा। 45 को देखिए तो 45 180 से डिवाइड करना है ना, तो 4 दफ़ा 45 क्या होता है, 180 होता है। 45 45 90 एंड 90 90 इज़ 180, ठीक है। बहुत आसान है, एक दो दफ़ा करोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है जी बेटा। अब आपने क्या कर लिया, कॉस और साइन के लिए वैल्यूज़ याद कर ली। इंशाल्लाह इसको एक दफ़ा देखोगे तो वैल्यूज़ आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। अब बेटा आपने क्या करना है, आपने अब याद करना है टैन की वैल्यूज़ को, ठीक है जी। टैन का भी उसी तरह से टेबल बना लेते हैं, बल्कि इसी के अंदर इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं टैन के लिए, ठीक है। टैन इज़ अ बिट डिफरेंट, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि टैन के लिए डिफरेंट, ठीक है, सारी वैल्यूज़। टैन भी 0 पे 0 होता है, ठीक है। अब टैन 45 पे 1 होता है। टैन का बेटा ग्राफ इस तरह से होता है कि ये इस तरह से ग्राफ होता है, ठीक है, या सॉरी ये इधर नहीं, ये इस तरह से होता है, ठीक है। तो 0 पे 0 होता है टैन, और फिर ऐसे होता है, ठीक है। इसका ग्राफ इस तरह से होता है, एक एसिमेट्रिक सी शेप होती है। 0 पे 0 होता है, 45 पे ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम होती है, यानी 1 होती है, ठीक है। मैक्सिमम टैन के केस में मैक्सिमम की खैर नहीं है, ठीक है। और एक वैल्यू 90 पे इन्फिनिटी होती है, ठीक है। मेरा ख्याल है बहुत आसान काम है। 0 पे 0, 45 पे 1, 90 पे अनडिफाइंड इन्फिनिटी। अब टैन के केस में दो वैल्यूज़ हैं, एक आपके पास √3 है, एक 1/√3 है, ठीक है। अब देखिए 30 पे वैसे जी चाहता है, मेरा तो दिल चाहता होता था कि 30 पे √3 होना चाहिए था। 30 आसान
हम समझते हैं ना कि 30 आसान एंगल है, छोटा एंगल है, लेकिन ऐसा होता है कि 30 पे 1/√3 यानी जहाँ 3 है, 30 में ऑलरेडी 3 है तो 3 नीचे चला जाएगा। किसी भी तरह बेटा, किसी भी ट्रिक से याद रखिए, गोल इज़ टू रिमेंबर थिंग्स, ठीक है। मैंने तो इसी तरह याद किया था, जहाँ 3 आ गया, 30 आ गया तो ऑलरेडी वो नीचे चला जाएगा। और दूसरी केस में 60 में √3, ठीक है। या दोनों में से किसी एक की वैल्यू याद कर लीजिए, 60 की याद कर लो √3 या 30 की याद कर लो 1/√3, ठीक है। जो याद रहता है याद रख लो, जो दूसरा एंगल होगा उसको हम दूसरी वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक है जी। इसको अब हम रखते हैं अपने सामने, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इससे देख के हम क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 30.3 का हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। वो कहता है कि इवैल्यूएट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। वो कहता है पार्ट फर्स्ट, कहता है tan 30 tan 60 प्लस tan 45 cot 45, ठीक है। सबकी वैल्यूज हमें आती है सिवाय cot 45 की। cot क्या होता है, थीटा अगर लगाएं तो क्या होता है 1/tan थीटा, ठीक है जी। इसका मतलब cot 45 आपके पास बेटा क्या होगा 1/tan 45, और tan 45 ऑलरेडी क्या होता है 1, तो इसका मतलब cot 45 भी आपके पास क्या है 1, ठीक है। याद नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, टेबल देखेंगे। अभी हमें अगर प्रैक्टिस नहीं है तो tan 45 पे 1 होता है, ठीक है जी। cot 45 की वैल्यू भी आपने निकाल ली, पुट कीजिए। tan 30 3 है, ठीक है। रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे बजाय इसके कि हम टेबल देखें। अपने जहन से सोचिए, कोशिश कीजिए कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है 3 है तो अंडर रूट नीचे चला जाएगा, ठीक है 1/√3। tan 60 क्या होता है उसका रेसिप्रोकल, दरमियान में कुछ भी साइन नहीं तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस tan 45 इज़ 1 एंड cot 45 इज़ ऑल्सो 1, तो ये आपस में कट गया तो ये आया 1 और ये आया 1, तो ये हो गया 2, ठीक है। इससे आसान मेरा ख्याल है कि कोई क्वेश्चन नहीं होगा। समटाइम्स मैथमेटिक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट पे चले जाओ। tan 60 माइनस tan 30/1 प्लस tan 60 tan 30, वैल्यूज पुट करेंगे। tan 60 1/√3 माइनस tan 30 √3 है, 1 प्लस tan 60 इज़ √3 1/√3, ये तो कट गए आपस में, ठीक है। और इसको थोड़ा सा इवैल्यूएट कर लीजिए। क्या करेंगे 1 माइनस एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का क्या तरीका होता है कि जो भी यहाँ ये चीज़ें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा √3 ओवर, ये तो ख़त्म हो चुका, ये 1 बचा, ठीक है। ये नहीं कहना कि ख़त्म हो गया, 1 और ये 1, ठीक है 1 + 1, तो क्या हो जाएगा 1 - 3 ओवर √3 ओवर 2, ठीक है 1 + 1 2, तो क्या हो जाएगा ये आएगा -2 ओवर √3, और ये इसे उलट यानी पलट के गोया इसके नीचे 1 था, इसको पलट के वापस ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 1/2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ये आ जाएगा -1/√3। तो इंशाल्लाह ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर होगा। देख लीजिएगा, अगर कोई गलती हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह बेटा एक और क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 5, tan π/4 tan π/6 ये वाला आप क्वेश्चन खुद कर लेना क्योंकि बहुत आसान है ना। एंगल्स चेंज करने, tan π/4 दिया हुआ है उसमें, माइनस tan π/6 दिया हुआ है, और साथ में दिया 1 प्लस tan π/4 और tan π/6, ठीक है। अब π/6 क्या होता है 30, तो जो वैल्यू हमने tan 30 की याद की थी वो यहाँ पुट करोगे। tan 30 की क्या वैल्यू थी, मैं लिख देती हूँ 1/√3 थी। tan अगेन वही चीज़, तो ये भी 1/√3 पुट हो जाएगा। tan π/4 क्या होता है 45, ठीक है। मुझे आसान लगता है डिग्री में याद करना, अगर आपको रेडियंस में आसान लगता है तो आप रेडियंस में याद कर लो, ठीक है। याद तो मतलब दोनों तरह से आपको रहेगा ना, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू हमने क्या याद की थी 1, और यहाँ पे भी 1 प्लस यहाँ पे आप क्या पुट करोगे इसकी जगह 1, ठीक है। इसकी जगह आपने क्या पुट किया 1, और यहाँ ये 1/√3, मतलब बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह बेटा ऊपर वाला क्वेश्चन किया, ठीक है। बस थोड़ी सी उसकी अरेंजमेंट चेंज है, ठीक है। यहाँ भी 1 माइनस 1/√3 आ रहा है, नीचे 1 प्लस 1 इंटू 1/√3 आ रहा है। तो इसको आसानी से आप सिंपल मैथमेटिक्स की
मदद से सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है, कुछ नथिंग डिफिकल्ट। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अच्छा, कोई साइन वाला करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, साइन वाला बेटा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, चलो पार्ट 3, सारे पार्ट में तकरीबन करवा रही हूँ। साइन 45 ओवर साइन 45 प्लस कॉट 45, इससे आसान मेरा ख्याल है कोई नहीं हो सकता। कॉट 45 की वैल्यू भी अब आपको याद हो चुकी है मेरा ख्याल है, ठीक है। कॉट 45 भी 1 है, टैन का रेसिप्रोकल, ठीक है जी। अच्छा, एक और बात बेटा सुनिए, अगर कोसिकेंट आपको दे दे, कोसिकेंट 45, तो कैसे निकालोगे? साइन जो 45 पे वैल्यू होती थी वो होती थी 1/√2, सॉरी, तो उसको फिर क्या कर दोगे, उलट दोगे, तो ये आपके पास कोसिकेंट 45 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप कोसिकेंट 60 की 30 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। सीकेंट के लिए आप क्या करोगे, कॉस की वैल्यू को रेसिप्रोकेट कर दोगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपको वो कहता है सॉरी सीकेंट 60 की वैल्यू बताइए, तो कॉस 60 पे क्या होता है 1/2, तो सीकेंट 60 2 हो जाएगा। इसी तरह सीकेंट 30 आपके पास बेटा क्या हो जाएगा 2/√3, क्योंकि √3/2 उसकी वैल्यू, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको उसने सीकेंट को सीकेंट का कोई काम नहीं दिया, लेकिन अगर वो आपको पेपर में पूछ ले तो आपने इस तरह से निकाल लेना है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ किसके रेसिप्रोकल है। अगर नहीं पता तो मैं दोबारा बता देती हूँ। साइन एंड कोसिकेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कॉस और सीकेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, टैन एंड कोट आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। अच्छा जी बेटा, अब देखिए कि ये आपको देता है साइन 45। साइन 45 की वैल्यू क्या थी, जो एक कॉमन वैल्यू थी 1/√2, ये फिर 1/√2, और यहाँ पे कॉट 45 आपके पास 1 आ गया। घबराना नहीं है कि ये बहुत मुश्किल सी टर्म बन गया, आसान हो जाएगी बहुत ज़्यादा। 1/√2 सॉरी 1 एलसीएम लिया मैंने, तो ये हो गया, ठीक है। 2 बार फ्रैक्शन है, डबल फ्रैक्शन है, तो आप क्या करोगे, इसको पलट दोगे, ठीक है। हम आसानी ज़बान में बोलते हैं कि 2 बटे का बटा आ गया, ठीक है। उर्दू की जो वो टर्म्स होती थी, इवन दो आई हैव बीन ऑलवेज इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, लेकिन हमारे टीचर्स इस तरह से हमें समझाया करते तो आसानी रहती थी, ठीक है। डबल फ्रैक्शन है बेटा, तो क्या करते हैं, बटे का बटा आ गया तो उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा √2 और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपस में कट जाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये इंशाल्लाह, ठीक है जी। अब उत्तर एक सवाल मेरा ख्याल है रह गया है। अच्छा, एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 है आपके पास। कॉस π/6 कॉस π/3 प्लस साइन π/6 कॉस π/3, ठीक है जी। ये उसने दिया π/6 होता है 30, कॉस 30 छोटा एंगल, π/6 जितना बड़ा नीचे होगा उतना ही एंगल छोटा होता जाएगा, यानी ये छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल है, ठीक है जी। π/6 छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल है। छोटे एंगल पे वैल्यू कौन सी लेता है, कॉस। पॉज कीजिए और सोचिए, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं वीडियो रोक नहीं सकती, ठीक है। इतनी देर में सोच लेना चाहिए था। कॉस यानी 30 पे क्या वैल्यू लेता है, √3/2, कॉस π/3 पे 1/2, प्लस साइन π/6 पे, यानी साइन छोटे एंगल पे क्या वैल्यू लेता है, साइन 30 पे 1/2, और ये कॉस π/3 पे यहाँ हमने लिखा तो ये 1/2 हो गया, ठीक है। ये देखिएगा, ये अब साइन π/3 नहीं है, साइन π/3 होता तो ये वाली वैल्यू आती, ठीक है। ये देख के पुट करना है थोड़ा सा, √3/4 प्लस 1/4, ठीक है जी। ये क्या हो गया, √3 प्लस 1/4। अब ये मज़ीद सॉल्वेबल नहीं है, क्योंकि √3 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है और उसको आप मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे सॉल्व कर दो, नहीं तो कैलकुलेटर से इसको पॉइंट्स में आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ऐसे ही छोड़ दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी बेटा, आगे एक लास्ट जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर लेते हैं, पार्ट नंबर 6। वो कहता है जी tan 45 प्लस cot 45, ये तो बहुत अच्छी बात है कि क्वेश्चन बड़ा आसान दिया। sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30, ये इसने अब रेसिप्रोकल एक दूसरे के दिए हैं, ठीक है। tan 45 1 cot 45 1,
साइन 60, साइन बड़े एंगल पे बड़ी वैल्यू √3/2। cos 30 पे cos छोटे एंगल पे बड़ी वैल्यू। बात बोलो कि साइन 60 cos 30 की वैल्यू सेम है। साइन 30 1/2 सॉरी साइन 60 √3/2 cos 30 √3/2 है। ठीक है, cos का 30 के साथ साइन का 60 के साथ एंगल सेम है। इसी तरह साइन का 30 के साथ और cos का 60 के साथ एंगल सेम है। ठीक है, बात फॉलो की ना। और एक बात और, ना समझ आ रहा हो तो चीज़ें लिख 1/2 1/√2 √3/2 1। अब ये इसको इस तरफ से लिखना शुरू कर दीजिए, 1/√3/2 1/2, फिर ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह भी लिख के देख सकते हो, लेकिन पेपर में आपके पास लिखने का टाइम नहीं होगा, तो 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस कीजिए और इसको रिमेंबर रखने मेरे खुदा मेमोराइज़ करने की कोशिश कीजिए और आपने इसको याद रखना है। ट्राई टू रिमेंबर इट। ओके, अच्छा अब देखिए बेटा, माइनस है दरमियान में cos 60, cos बड़े एंगल पे छोटी वैल्यू लेता है 1/2, साइन 60 1/1/√3 दिस मीन्स √3 का स्क्वायर ओवर 4 -1/4। ये कट गया। ठीक है, यही कर रही हूँ मैं ऐसे लाइनें खींच के कर देते हैं। 3/4 -1/4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 - 1/4 2/4 1/2/4। तो इसका मतलब है कि ये 1 है, 2 बार हो गया 1/2 और ये पलट जाएगा तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1/8। ये देख लीजिएगा अगर यहाँ कोई मसला तो नहीं है। 3 - 1/2/4 1/2 4/1 सॉरी ऐसे नहीं होगा, ये 1/2/4 है ना, मतलब रेसिप्रोकल है ना, उल्टा है, तो क्या हो जाएगा 4/2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2। बस इसका आंसर देख लीजिएगा और ये यहाँ से आप इसको आराम से हल कर सकते हो एलसीएम लेके। ठीक है, यही आएगा 12। 3 - 1 2/4 1/2/4 है, 1/2/4 है, तो इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4/2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये काम हो गया। अब एक अहम काम और कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपने मुझे कहा है कि मैं आपको क्वेश्चन नहीं चैप्टर नंबर 21.3 के लिए कोई एक्सरसाइज नंबर 21.3 के भी कुछ क्वेश्चंस करवा दूँ, उसका भी ट्राई करते हैं थोड़ा सा। बेटा देखिए, इस चैप्टर में आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे अगर आपको x² - x - 13 और नीचे वो आपको कह दे x - 1 और x - 2। ठीक है, दोबारा से समझ लेते हैं ना, थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। आपके पास वक्त बहुत कम था, वरना बहुत अच्छा हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, a/x - 1 + b/x - 2 सिंपल। ठीक है जी, अगर आपके पास कहीं अगर ये होता है x माइनस जो भी है, खैर है इसकी खैर है, क्योंकि इसको आखिर पे चाहिए होता है ना। अब आप इसको किस तरह लिखते हैं, एक बार a/x - 1 + b/x - 1 का होल स्क्वायर। देखिए, एक दफ़ा जब होल स्क्वायर वाली वैल्यू आ रही है तो उसको एक दफ़ा खाली लिखना है और एक दफ़ा स्क्वायर के साथ लिखना है, फिर उसके बाद c उसी तरह से और x - 2। ठीक है, ये समझिए यहाँ तक। और अगर इसके ऊपर भी स्क्वायर होता तो आप क्या करते हैं, c को भी एक दफ़ा ऐसे लिखते हैं और b के बाद x - 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में क्या चीज़ नहीं है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास x² - x - 13 x² + 7 और साथ में आपके पास है x - 2। ठीक है, अब आप क्या करोगे बेटा, अगर आप इसके नीचे x² + 7 लिखते हो
तो रूट ज़ाया हो जाएगा, यानी आपको x की एक वैल्यू नहीं मिल सकेगी। वो एक x की वैल्यू निकालने के लिए देखो अंदर स्क्वायर है, x के ऊपर मतलब पूरी वैल्यू का स्क्वायर होता तो इस तरह लिखते हैं ना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर था, एक दफ़ा खाली लिखा एक दफ़ा, ये खाली नहीं लिखा जा सकता। तो क्या लिखोगे, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसके लिए पॉलिनोमियल के लिए, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल के लिए आप एक लीनियर लिखोगे, लीनियर के लिए कांस्टेंट लिख रहे थे, ठीक है। आगे क्या करोगे, प्लस सी ओवर एक्स माइनस 2। अगर यहाँ तक बात समझ आ गई तो बहुत आसान क्वेश्चन है आगे से, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली वैल्यू है उससे सब टर्म्स को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी ना, समझिए यहाँ पे लिखी हुई थी ये और आपने उसको मल्टीप्लाई किया तो ये सारी कट गई, ठीक है। आगे आपने ए एक्स प्लस बी को एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये टर्म्स पूरी यहाँ पे लिखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 और एक्स माइनस 2, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7 इसमें से कट गया, प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 7 और एक्स माइनस 2 इस पर इसमें से कट गया। आपके पास क्या बचा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसके गिर्द ब्रैकेट लगानी चाहिए, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 2 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास एक ही तरीका है कि हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया। अब इसको बी एक्स माइनस 2b प्लस सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी एक्स स्क्वायर प्लस 7c, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13। अब आता है मरहला कंपैरिजन का, ठीक है। कंपैरिजन के ज़रिए आपने क्या करना है, इनकी तीनों की वैल्यूज़ आपने निकालनी है। इसमें थोड़ा सा ये मसला है, सॉरी आपको ये करना चाहिए था, आई मिस्ड अ स्टेप, जिसमें क्या करना है आपको, x माइनस 2 को आपको 0 के बराबर रखना है। तो आपको x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, हर x की जगह आप पुट करो 2, तो आपके पास ये ख़त्म हो जाएगी ना, ये वाली वैल्यू ए एक्स प्लस बी वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। 2 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस सी, ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक मिनट रुकिए, दोबारा करना है क्वेश्चन, इस पर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ठीक है, ये समझिए, ये अब कंटिन्यू हो रहा है। अब आप क्या करोगे, पुट x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 2। तो अब इस पूरी इक्वेशन में आप x को 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 13, जिस तरह आप पहले करते हो, a इंटू ए एक्स 2 पुट कर भी दो तब भी कोई, क्योंकि ख़त्म होने वाला है ये टर्म, ठीक है। 2 माइनस 2 प्लस सी इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। 2 पुट किया हर जगह, 4 माइनस 2 माइनस 13 इज इक्वल्स टू, ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई, 4 प्लस 7, यहाँ से बेटा सी की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या आएगा, 4 माइनस 2 माइनस 13 माइनस 15 और प्लस 4, तो यहाँ आएगा माइनस 11 इज इक्वल्स टू सी इंटू 13, सॉरी, तो क्या आपके पास सी क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। आपके सी के पास आपके पास सी की वैल्यू आ गई। अब आपने ये वाला स्टेप करना है, ठीक है। अब आपने सी को छोड़ो, बल्कि रुकिए, अब आपने एक्स स्क्वायर को कंपेयर करना है। यहाँ पे लिखोगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ सिर्फ क्या है एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट उसका क्या है 1, ठीक है। अगर 2x स्क्वायर होता है यहाँ 2 लिखते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, सी और ए, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस सी, ठीक है। और अगर कुछ और होता, बी एक्स स्क्वायर होता तो आप बी यहाँ पे लिख देते। तो इसका मतलब 1 इज इक्वल्स टू ए प्लस सी की वैल्यू क्या थी, -1, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आया, 1 इज इक्वल्स टू ए माइनस 1, तो यहाँ ले जाइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1, तो इसका मतलब ए आपके पास आ गया
2, ठीक है, ये आपके पास 2 आ गया। अब आप इसी इक्वेशन में से क्या करोगे, x की वैल्यूज़ को कंपेयर करोगे, ठीक है। x की वैल्यूज़ कंपेयर करने का क्या तरीका होगा, ये x है माइनस के साथ, ठीक है, x है माइनस के साथ, तो x के कंपेयरिंग जब कोफिशिएंट्स कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये वाला x है और ये वाला x की वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2a + b, ठीक है। a की वैल्यू पुट कीजिए, -2 × 2 + b = -1, तो यहाँ पे आ गया -4, इस तरफ लेके आएंगे तो -1 + 4 = b, तो b आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। अब जब बेटा आप पुट करोगे ना, आप जो क्वेश्चन में आप कैसे पुट करोगे, इसी इक्वेशन में पुट कर दोगे, ठीक है। यानी a आपके पास क्या आया था, 2x प्लस a आपके पास आया था 2, b क्या आया था 3, 2x + 3 / x² + 7, और ऊपर c की जगह क्या लिखोगे, यहाँ माइनस, यहाँ 1 और यहाँ लिखोगे x - 2, ठीक है। और यहाँ पे पूरी आप जो आपको दी हुई पॉलिनोमियल थी वो लिख दोगे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये समझ आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, ज़रा मुश्किल लग रहा है इसलिए कर लेते हैं। 15 + 5x + 5x² - 4x³, इसको तरतीब देने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्या है, नीचे देता है x² × x² + 5, ठीक है। इसको सारा ऐसे लिख दिया और नीचे आ गया x² × x² + 5। अब बेटा नोटिस कीजिए कि ये जो x है ये कंप्लीट एक टर्म है, उसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कौन से वाला केस है, ये वही वाला केस है जब हम एक पूरी वैल्यू का स्क्वायर होता था, एक बार खाली लिखते थे और एक बार स्क्वायर के साथ लिखते थे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, a/x + b/x² + c/ हम कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये x² + 5 है, तो ये वाला कौन सा केस है, ये वाला केस है जब हमने ax + b लिखा था, जब अंदर स्क्वायर आ रहा था तो हमने उसको इस तरह से हैंडल किया था कि ऊपर हमने लीनियर इक्वेशन ax + b की फॉर्म में लिखी थी। तो अब हमारे पास x² अंदर वाली फॉर्म में आ रहा है, अंदर यानी स्क्वायर आ रहा है, तो क्या करोगे, cx + d लिखोगे और नीचे लिखोगे x² + 5, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन का काम था वो आपका हो गया है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, a, b, c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करोगे, इस पूरी टर्म को इधर लिख दो, बस बार बार मैं लिखना नहीं चाह रही, पूरी टर्म, ठीक है। a/x, सॉरी, a/x और इसमें मल्टीप्लाई क्या करना है आपने, सारा ये वाला x² + 5 + b/x² और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, x² × x² + 5 + cx + d/x² + 5 मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, x² × x² + 5, जो कटता है वो काट दीजिए, जो बचता है वो बच जाएगा, ठीक है। इसमें x और इसमें स्क्वायर कट रहा है सिर्फ ऊपर से, क्या बचा आपके पास, a × x² + 5 + b × x² + 5 + cx + d × x²। अब आप देखिए कि एक रूट कैसे मिलेगा आपको, पुट x = 0, ठीक है। अब x आपने पुट किया 0, यहाँ लिखना पड़ेगा 15, देखिए इसमें
इस टर्म में भी x है, ये भी 0 हो गई, इस टर्म में भी x है, ये भी 0 हो गई, इस टर्म में भी x है तो ये भी 0 हो गई। सिर्फ यहाँ पे क्या बचा 15, इस टर्म में x मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 0 हो गई। क्या बचा b इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस सी एक्स प्लस डी और 0 का स्क्वायर, तो ये भी, ये टर्म भी सारी ख़त्म हो गई। तो आपके पास क्या बचा बेटा 5b इज इक्वल टू 15, इसको यहाँ पे लेके जाकर डिवाइड करोगे 15 ओवर 5 दैट विल बी 3, ठीक है। तो आपके पास b की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है, 5 3 15, तो आपके पास b की वैल्यू आ गई है 3। अब आपने क्या करना है, वही वैल्यू पूरी लिखो, 15 प्लस 5x प्लस 5x स्क्वायर प्लस माइनस 4x क्यूब इज इक्वल्स टू a, x को अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ और साथ में a को भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि a की टर्म है ना, a x क्यूब, a अंदर मल्टीप्लाई हुआ है ax, तो ax क्यूब, ये x स्क्वायर और था तो मल्टीप्लाई हो गया ax क्यूब हो गया, और 5ax प्लस 5ax, ठीक है जी, प्लस bx स्क्वायर प्लस 5b। अब क्या, ये क्या हो जाएगा cx क्यूब, क्योंकि cx ऑलरेडी था और साथ में x स्क्वायर है, ठीक है, cx x स्क्वायर, ये साथ साथ आप लिखोगे ना, नोट करोगे तो आपको जब मैं स्टेप करूँगी तो समझ आ जाएगी कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। cx इंटू एक्स स्क्वायर है तो cx क्यूब प्लस dx स्क्वायर। गोल क्या है, b की वैल्यू निकल आई है, a, c और d की वैल्यू फाइंड करना। अच्छा, अब हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है कि हम x क्यूब की वैल्यूज़ को कंपेयर करें। आप पूरा लिखोगे कंपेयरिंग द वैल्यूज़ ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x क्यूब। यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, -4, तो यहाँ -4 आ जाएगा। बेटा ये देखिए -4x क्यूब था ना, तो इसके साथ कोफिशिएंट कहते हैं जो वेरिएबल के साथ वाली जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती हुई वैल्यू होती है, साइन समेत, ठीक है। तो साइन समेत ये क्या है, -4 है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्यूब वाली ढूंढ लो, यहाँ ax क्यूब है और cx क्यूब है, तो ये आ जाएगा a प्लस सी। ना हमें a की वैल्यू आती है ना हमें c की वैल्यू आती है, तो इसको हमें यहीं पे छोड़ना पड़ेगा अभी के लिए फ़िलहाल, ठीक है जी। अब आप x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लो, पूरा लिखोगे, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में कर लो। क्या करेंगे, x स्क्वायर के साथ क्या है 5, यहाँ पे इस साइड पे आ जाएगा 5। तरतीब देने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि इस तरफ उल्टी तरतीब दी हुई है, हमें इसे ढूंढना है ना, तो हमें इतना मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो आपके पास यहाँ पे ये है और ये है, ठीक है, x स्क्वायर वाली b प्लस डी आपके पास आ गया 5, ठीक है। b की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है तो यहाँ पुट कर दीजिए, 3 प्लस डी इज इक्वल्स टू 5, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू डी, 2 इज इक्वल्स टू डी, तो डी की आपके पास वैल्यू भी आ गई 2, बी और डी की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। अभी ए और सी की वैल्यू अभी भी आपके पास नहीं आई। अगर यहाँ पे सी की वैल्यू निकल आई थी तो यहाँ पुट कर देते, लेकिन यहाँ से डी की वैल्यू आई है। अब बेटा आपके पास क्या नेक्स्ट, क्या आपके पास स्ट्रैटेजी होगी कि आप एक्स की वैल्यूज़ को कंपेयर कर लो। एक्स की वैल्यूज़ जिस तरह कंपेयर करोगे, ये 5 है इस तरफ, ठीक है, यहाँ आप अगर नोट करोगे तो आपको आसानी से नज़र आ जाएगा कि ये 5 है इस तरफ, ठीक है, क्वेश्चन में है ये। अब एक्स वाली वैल्यूज़ कंपेयर करो तो ये क्या है 5ax, इसके अलावा हमारे पूरे क्वेश्चन में x वाली वैल्यू नहीं है, ax क्यूब प्लस 5ax प्लस bx स्क्वायर प्लस 5b cx क्यूब dx स्क्वायर, ठीक है। x वाली वैल्यू कोई नहीं है, b अकेला है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इधर इस तरफ 5 आ गया और इधर आ गया 5ax, सॉरी x नहीं लिखेंगे ना, x कोफिशिएंट लिख रहे हैं, तो इसका मतलब a क्या हुआ 5/5, तो आपके पास a क्या आ जाएगा 1, ठीक है। a आपके पास 1 आ गया, इस वाली इक्वेशन पुट कर दीजिए, -4 ये इस तरफ जाएगा, -4 - 1 इज इक्वल्स टू c, तो ये आपके पास आ जाएगा -5 इज इक्वल्स टू c। आपका गोल क्या था, चारों की वैल्यूज़ फाइंड करना। अब आप क्या करोगे, ये वैल्यूज़ जब निकल आई हैं तो यहाँ पे पुट कर दोगे, ये आ जाएगा 1/x प्लस 3/x स्क्वायर प्लस -5x प्लस 2/this, ठीक है। अब जब माइनस लिखोगे ना तो माइनस यहाँ ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, ठीक है बेटा, ऐसे -5x प्लस डी, सॉरी डी की वैल्यू क्या है 2 है,
ठीक है। प्लस अगर आप यहाँ पे माइनस डालोगे, इस टर्म के दरमियान माइनस डालोगे, फिर इसको भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक मैथ्स है कि नहीं समझ आता, बस -5 उसकी सी की जगह पुट कर देनी है वैल्यू, प्लस यहीं का यहीं रहने देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया, बहुत आसान है मुझे लगता है अगर आप थोड़ी सी ट्रिक समझ जाओ। इसके अलावा बेटा एक और क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं पता कि वो कौन सा है, लेकिन क्वेश्चन है बेटा 3x² - x+1, नीचे है x+1 और साथ में x² + x + 3, सर यहाँ माइनस, ठीक है। अब बेटा ये देखिए पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक है, ठीक है क्वेश्चन, इसको आप यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते फैक्टराइजेशन के, सही है। अब क्या करेंगे, इसको x², इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करो। मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने से -x आना चाहिए। इसका मतलब अगर -3x प्लस मल्टीप्लाई करने से 3 आना चाहिए, और ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। ax + b, तो ax², ये फैक्टराइज नहीं होता बेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक दफ़ा लिखोगे a/x+1, और अगली बार आपको लिखना पड़ेगा bx² + cx + d ओवर x² - x + 3, ठीक है। इस पूरी वैल्यू के साथ आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। स्क्वायर वाली टर्म आती है नीचे, तो आपको इस तरह हल करना पड़ता है, ठीक है जी। इसको कोशिश कीजिए, अगर ये हो जाएगा ठीक है, नहीं तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा से आपको करवा दूँगी। इतना मुश्किल वैसे फैक्टराइजेशन में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके कोएफिशिएंट्स कंपेयर करना बहुत ज़्यादा ट्रिकी काम हो जाता है। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है पेपर में, मतलब बैठ के उसकी वैल्यूज़ ढूंढना, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस आते नहीं हैं आमतौर पे। लेकिन अगर चलिए मैं आपको सॉल्व करके भेज दूँगी, अगर आपको समझ आ गई तो कर लेना, अगर नहीं समझ आई तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फैक्टराइजेशन वाला बहुत लंबा चैप्टर है, तो उसमें से ये क्वेश्चन उम्मीद है कि नहीं आएगा, ठीक है, उम्मीद है कि नहीं आएगा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।